ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी हमने मॉक टेस्ट 15 लिया है उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आई थिंक बढ़िया पेपर था। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि अच्छे क्वेश्चन छाट सकूं और अच्छे क्वेश्चंस ही आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं, जिनके मेरी कोशिश ये रहती है कि यार थोड़ा सा ना अनकन्वेंशनल क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन जो जनरली हम लोग इग्नोर करके चलते हैं या किसी ऐसे पार्ट को हिट करते हैं जो कि एक तरीके से वीक पार्ट हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार कॉमन क्वेश्चंस ना दूं, क्योंकि वो तो सभी कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये जो मॉक टेस्ट 15 था ये अच्छा लगा होगा। कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, जिन लोगों ने भी दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो जाके देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मैंने पुराने मॉक टेस्ट 14 में भी ये बताया था और गलती से रिपीट हो गया मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही लगाया होगा जिन्होंने भी लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी। कि मतलब टेंडर जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं आपको पता है, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मेनली अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो जैसे ओपन हो गया, जिसके अंदर मतलब सबको पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई तुम लोग अपने अपने टेंडर भेज दो, ओपन यानी कि पब्लिकली निकलता है। दूसरा हो गया जब हमें बिल्कुल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भेजते हैं, तो हम गिने चुने जो हमारे जो हमारी डिमांड है उन पे जो खरे उतरते हैं, जो अच्छे अच्छे इनविटेशंस होते हैं, या कह सकते हो सेलेक्टिव इनविटेशन जब हम मंगाते हैं, तो हम गिने चुने जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर इनविटेशन भेजते हैं और उन्हीं के ही टेंडर हम लोग मंगवाते हैं। तो इस तरीके के टेंडर जो होते हैं उनको कहते हैं सेलेक्टिव टेंडर। तो यहाँ पर D1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्टिव टेंडर था, जिसके अंदर हम लोग सप्लायर्स को जो टेंडर सबमिट करते हैं वो इन्विटेशन के थ्रू, ठीक है, ओनली बाई इन्विटेशन, जिनको हमने प्रॉपर पूछा है उन्हीं वही लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट इज़ वाइट वी गॉट सेलेक्टिव टेंडर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से टेक्निकल स्टार्ट होता है कि ACSR के अंदर SR क्या यूज़ होता है, SR शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली अगर हम पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो ACSR काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ है, अभी जल्दी रिसेंटली 2 बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ACSR की बात करें तो एल्युमिनियम, एस फॉर एल्युमिनियम हो गया, C फॉर हो गया कंडक्टर हो गया, S फॉर स्टील और R फॉर होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये आपने देख जैसे सुना होगा RCC, है ना, ये सीमेंट, और जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो रीइंफोर्समेंट की बात की जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, जब भी हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, तो ये बेसिकली यूज़ करा जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये जो SR है, लास्ट के 2 शब्द हैं, यानी कि स्टील रीइंफोर्समेंट। तो स्टील रीइंफोर्समेंट जो है ये बेसिकली यूज़ करा जाता है कि कंडक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके, क्योंकि अगर हम लोग केवल एल्युमिनियम के कंडक्टर्स इस तरीके से स्टैंडर्ड कंडक्टर्स लेंगे तो ये काफ़ी वीक होंगे, और टेम्परेचर से या कोई भी दिक्कत आएगी तो ये बहुत ही वीक कंडक्टर की तरह काम करेंगे मैकेनिकली, अगर हम नज़र से देखते हैं। यहीं पर अगर हम इसके अंदर स्टील का रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं, यानी कि स्टील की कोर ले लें और उसके ऊपर इस एल्युमिनियम कंडक्टर को लपेटें, तो दिस विल कॉल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट। तो अल्टीमेट इसका पर्पस क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना इसका एक मात्र पर्पस होता है, जिससे कि जो तुम्हारा एल्युमिनियम कंडक्टर हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, वो टाइट रहें, मैकेनिकली स्ट्रांग रहें। सही है, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर हम इस पूरे को देखें तो टू इंक्रीज दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। अच्छा, इस पे 2-3 चीज़ें और मैं बता दूं, ACSR के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ACSR सही। एक तो इसमें से देखो क्वेश्चन यही आ जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वो हमने कवर कर लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मेन फीचर क्या होता है, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वेट जो होता है वो कम होता है इसका। ठीक है, यूज़ कहाँ करे जाते हैं ACSR कंडक्टर, तो ये मेनली यूज़ करे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के अंदर इनका मेन इस्तेमाल किया जाता है। सही है। अगर हम बात करते हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है, तो जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि इनका जो ACSR कंडक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं A/S/D। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, A यहाँ पर डिनोट करता है नंबर ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर्स, की भैया जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर एल्युमिनियम के कितने कंडक्टर्स हैं। सही है। S क्या होता है, S यहाँ पर होता है नंबर ऑफ, आपने गैस कर लिया होगा, स्टील, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स, की स्टील के कितने तुमने स्ट्रैंड्स डाले हुए हैं। ठीक है, एंड देन D यहाँ पर क्या होता है, D होता है डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, की जो भी आपने स्ट्रैंड यूज़ करें भैया उनका डायमीटर क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये स्टील का हो गया, दिस इज़ योर स्टील, और यहाँ पर हमने एल्युमिनियम के कंडक्टर यूज़ करें हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एल्युमिनियम के हो गए, है ना, एक सिलिकॉन स्टील का हो गया, है ना, और डायमीटर मान के चलते हैं इसका 1 mm का डायमीटर है, तो 1 mm का डायमीटर होगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6/1/1, ठीक है, mm।
तो ये एक तरीका कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली अगर जैसे कोई मान लेते हैं डायमीटर नहीं दिया हो, केवल ये लिखा होगा 25/7, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर कोई mm में डायमीटर नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है A/S की, यानी कि 25 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड है और 7 जो है वो स्टील के स्ट्रैंड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, यहीं से आया है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अगर कोई पूछ ले कि आपके ACSR के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा होता है 3n² - 3n+1। सही, यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ स्ट्रैंड्स। समझ में आ रही बात है? राइटिंग थोड़ी इग्नोर करना, ठीक है, शॉर्ट में जल्दी में लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 3n² - 3n+1, सो डेट इज दी नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमने कितने यूज़ करें, तो लेयर कितनी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर डायमीटर पूछ लिया जाए, तो डायमीटर मान लेते हैं ये पूरा कंडक्टर है जिसके अंदर हमने बहुत सारे स्ट्रैंड्स यूज़ करे हैं एल्युमिनियम और स्टील के। तो अगर मान के चलते हैं एक स्ट्रैंड का साइज़ जो है वो d mm है, ठीक है, तो कंप्लीट जो ACSR कंडक्टर है इसका जो डायमीटर d वो कितना होगा, तो d का फॉर्मूला होता है 2n+1 × d, ठीक है, स्मॉल डी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समझ लो ACSR तुम्हारा कवर हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सही है, तो जो डायमीटर होता है, अगर पूरे कंप्लीट ACSR का डायमीटर निकालें तो n नंबर ऑफ लेयर्स हो गई और d इस एक स्ट्रैंड का जो डायमीटर होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ACSR के अंदर जितने भी स्ट्रैंड है सबका डायमीटर सेम रखा है। तो किसी भी एक स्ट्रैंड का डायमीटर ले लो, उसका अगर डायमीटर d है तो पूरे डायमीटर कितना हो गया, 2n+1 d हो गया। सिंपल हो गया, आयुबा को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सबके सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन था पावर प्लांट से कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जिसका डेली लोड पैटर्न है 2000 किलोवाट 0.8 और 0.8 पावर फैक्टर पे लैगिंग फॉर 12 घंटे के लिए, 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर पे 12 घंटे के लिए। तो भैया लोड फैक्टर आप बता दीजिए कितना होगा। सही है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोड फैक्टर की, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है भैया, एवरेज लोड कितना है डिवाइड बाई यहाँ पर पीक लोड कितना है, आपने पीक लोड आपने कितना डाल रखा है। सही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, भैया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की तो बात होगी, हर समय की नहीं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एवरेज लोड की अगर हम बात करें तो एवरेज लोड हमारा कितना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। ओवर स्पेसिफिक टाइम, पहले तो एक बात समझ लो, पहले तो इतनी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसका एग्जैक्ट फार्मूला और मैं बता देता हूँ, ये हो गया, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डेफिनेशन वाली फॉर्म में हो गया। अगर मैं फार्मूले की बात करूँ एग्जैक्ट फार्मूले की, तो वहाँ पर आ जाएगा आपने टोटल एनर्जी जो कंज्यूम करी, टोटल एनर्जी जो हमने कंज्यूम करी, ये फार्मूला भी होता है टोटल एनर्जी कंज्यूम करी, किस में एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो किलोवाट आवर में जो हमने एनर्जी कंज्यूम करी डिवाइड बाई यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, मैक्सिमम डिमांड कितनी थी किसमें, किलोवाट में, इनटू यहाँ पर टी आवर्स के अंदर यूनिट लिखी जाती है। सो डेट इज द एग्जैक्ट फार्मूला जो हम लोग मैथमेटिकली यूज करते हैं। ऊपर वाला तो मतलब लिखने के लिए हो गया, ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एवरेज लोड डिवाइड बाई पीक लोड, ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक डेफिनेशन के लिए हो गया। और जो नीचे वाला फार्मूला है ये इसी का ओपन वर्जन है, इसी को मैंने बस खोल दिया है। सही है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब जरा यहाँ पर अगर लोड फैक्टर में निकालने की बात करूँ, जो हमने फार्मूला लिखा है, तो टोटल एनर्जी हमने कंज्यूम कितनी करी, तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 2000 किलोवाट हमने कंज्यूम करी 12 घंटे तक। तो एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड निकाल लो, टोटल एनर्जी कंज्यूम 2000 किलोवाट हमने कंज्यूम करी कितनी देर तक, 12 घंटे तक, प्लस और कहाँ कंज्यूम करी हमने टोटल एनर्जी, 1000 वाट यूज़ करी किलोवाट 12 घंटे तक, 1000 किलोवाट और हमने यूज़ करी 1000 किलोवाट 12 घंटे तक। डेट इज़ योर एवरेज लोड जो तुमने अप्लाई कर रखा है 24 घंटे के लिए। सही है, अब मैक्सिमम डिमांड कितनी है, तो मैक्सिमम डिमांड हमारी 2000 ही तो है, 1000 और 2000 दो चीज़ों की है। यानी अगर मैं इसका कर्व भी बना लूँ, यहाँ पे देख सकते हो, तो 2000 चला 12 घंटे, देन 1000 चला 12 घंटे, यही तो है पूरा। ये हो गया 24 घंटे, ये हो गया 12 घंटे, 2000 किलोवाट में, और ये हो गया कितना 1000, यही तो है पूरी साइकिल। तो 24 घंटे के अंदर हमने ये करा, तो पीक लोड कितना हुआ, 2000 का पीक लोड हो गया, ठीक है, इनटू घंटे, कितनी देर के लिए हम टाइम पीरियड कंज्यूम मतलब जो कंसीडर कर रहे हैं, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे का यहाँ पर हम लोग पीरियड ले रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। बस इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 0 0 सारे कॉमन ले लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 24 हो गया प्लस 12 हो गया डिवाइड बाई 48 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 36 डिवाइड बाई 48 हो गया, यानी कि 0.75। डेट शुड बी योर लोड फैक्टर। आई बात को समझ में आ गई होगी।
तो B1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपका B आंसर रहा होगा जिन लोगों ने टिक करा था। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पावर फैक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है। पावर फैक्टर का काम कब होता, अगर मान के चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता कि 2000 वोल्ट एम्पेयर, ठीक है, KVA, तब हम लोग जब यहाँ पर निकालते, तब हम लोग जब सॉल्व करते ना एनर्जी कंज्यूम में किलोवाट आवर निकालने होता, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता, इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता। उसके लिए हम लोग पावर फैक्टर ये जो 0.8 है ना, तो 2000 इंटू 0.8 तब करते अगर ये केवीए में दे रखा होता। किलोवाट में दे रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लोड फैक्टर का, कि भैया जो भी टोटल आपने कितना लोड कितना कंज्यूम करा है, लोड जो रहा है किलोवाट में, टोटल लोड इनटू कितने घंटे वो चला है, तो ये हो गई टोटल एनर्जी कंज्यूम हो गई, डिवाइड बाई पीक लोड कितना रहा है, पीक लोड इनटू कितने टाइम पीरियड की बात हो रही, तो 24 घंटे की बात हो रही, 24 घंटे 3 दिन की बात होती तो वैसे करते। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, एक चीज़ और समझ लो, इसके ऊपर भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि लोड फैक्टर की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए कि ज़्यादा। तो आपको हमेशा याद रखना है, हाइयर दी लोड फैक्टर, जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा, लेसर विल बी दी, लेसर लिख दे रहा हूँ मैं पूरा, लेसर विल बी दी कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन, लेसर विल बी दी कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊँ ना मॉक टेस्ट का, तो आपको बिल्कुल खोल के रख दूँ क्वेश्चन को, जो भी उसके बारीकियाँ हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो हम कवर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जब यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ करवाता हूँ अपने सुपर प्राइम ग्रुप पे, तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने करवा रखे हैं मैक्सिमम। तो वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से डिटेलिंग में एक्सप्लेन करता हूँ यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा उतनी कम कीमत आएगी एक यूनिट जनरेट करने में। तो ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोड फैक्टर की वैल्यू हाई से हाई होनी चाहिए, ताकि जो पर यूनिट कॉस्ट का जनरेशन हो कम से कम रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वोल्टेज अगर हम n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो कंडक्टर के साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इसके लिए बहुत सारे सिंपल से फॉर्मूले देख रहे हो, कितनी बार एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो भैया जो पावर लॉस होता है किसी भी कंडक्टर में, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है V² और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है cos स्क्वायर थीटा, मतलब पावर फैक्टर के स्क्वायर के। तो पावर लॉस की अगर हम बात करें, इसको और थोड़ी सी डिस्कस करें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एरिया जो होगा कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/V² cos स्क्वायर थीटा का। सही है, यानी पावर फैक्टर के ऊपर भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर के, और वोल्टेज के स्क्वायर के भी। तो भैया अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, कितना कर देते हैं, n टाइम्स कर देते हैं, तो जो साइज है हमारे कंडक्टर का यानी कि A, वो कितना हो जाएगा, वो 1/n² टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं n टाइम्स, तो इसका असर क्या पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हो, एरिया जो होगा वो 1/n² टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सो डेट इज अ सिंपल आंसर, और इसको बहुत बार पेपर में आया हुआ है 1/n²। ठीक है, रिड्यूस बाई, यानी कि B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर B रहा होगा। जिन लोगों ने टिक करा होगा उनके मार्क्स अच्छे आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, दो क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर लिए थे, एंड कंडेंसर मेथड के ऊपर। ठीक है, अब देखो एंड कंडेंसर मेथड का पहले मैं मॉडल बना लेता हूँ। एक्चुअली आपको याद होगा, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो 3 कैटेगरी में हम इन्हें बांट सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, ये इसके अंदर R, L और C तीनों कंसिडर करे जाते हैं। मीडियम के अंदर R और L कंसिडर करते हैं, C भी करते हैं, बट C थोड़ा छोटा होता है। सही है, एंड शॉर्ट के अंदर केवल R और L कंसिडर करे जाते हैं, C को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब इन सब के लिए हम लोगों ने पाई रिप्रेजेंटेशन, है ना, टी रिप्रेजेंटेशन और इसी तरीके के डिफरेंट मॉडल बनाए होते हैं। तो उन्हीं में से एक मॉडल होता है एंड कंडेंसर मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि जो कंप्लीट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो उसका जो कैपेसिटेंस है, वो हम ये मान लेते हैं कि एंड में कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, लम्प्ड फॉर्म में ले लेते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, सॉरी कंसंट्रेटेड लम्प्ड एंड कंडेंसर मॉडल हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ करा जाता है मीडियम लेवल की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो मान के चलते हैं भैया, ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs, और ये सप्लाई कर रहा है Is, यहाँ पे हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया Vr, और ये जो कैपेसिटेंस है ये हो गया C, ये ले रहा है करंट IC, और हमें यहाँ पे मिल रही है IR। सही है, ये पूरा सेटअप हो गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एंड कंडेंसर मेथड। सही, अब देखो इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो उसको जरा हम, वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, बट मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो भाई यहाँ से सिंपली अगर KCL लगाओ, तो जो सप्लाई करंट दे रहे हो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IC प्लस IR में डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, अगर हम IR को ऐसे ही रख दें और IC को लिखें, IC क्या होता है, IC को अगर हम डिवाइड मतलब लिखें वोल्टेज के टर्म में,
तो जो वोल्टेज VC के अक्रॉस होगा वही तो VR है, तो IC इक्वल टू VR डिवाइड बाई XC लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या अब X को हम लोग ये अगर हम मान के चलते हैं प्योरली कैपेसिटेंस है हमारा, तो इसी को मैं या ZC भी कह सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सही है, अब देखो IR प्लस VR डिवाइड बाई ZC, अब 1/Z इक्वल टू होता है एडमिटेंस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि IR प्लस VR इंटू एडमिटेंस वाई लिख दिया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया सप्लाई करंट, तो सप्लाई करंट इक्वल टू IR प्लस VR वाई। सही, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम ध्यान से देखते हैं इसी इक्वेशन में जो सप्लाई वोल्टेज है VS ये वाला, डेट शुड बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, IS इंटू आर प्लस IS इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपना X। ठीक है, X ये देख लो यहाँ पे, इसको R और X है ना, इसी को लिखा है मैंने, IR इंटू एक्स, IS इंटू एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने जस्ट केवल लगा रहे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया VR। डेट शुड बी द वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो भी दे रहे हो वो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ पे होगा और बचा हुआ यहाँ पर होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, अगर हम इसको कम मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें फर्दर, तो हम कह सकते हैं IS और इन दोनों को R और X को हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, प्लस VR कह सकता हूँ मैं। सही है, अब IS की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसमें कितना हो गया, IR प्लस VR वाई और ये इंटू Z प्लस में VR। इसको जरा आपको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, IR Z प्लस VR YZ प्लस VR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, IR Z हो गया प्लस VR को कॉमन ले लो इन दोनों में, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस YZ आ गया। सही, डेट शुड बी योर सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो एक अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखूं तो एक तो होगी सप्लाई करंट की इक्वेशन IS इक्वल टू ये, और V सप्लाई की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, अभी हमने निकाली, IR Z प्लस VR 1 प्लस YZ। ठीक है, ये हो गई, तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आ गई। सही है, ये दो इक्वेशन निकल के आ गई। अब आपको सबको पता है कि टू पोर्ट थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, टू पोर्ट थ्योरम में तो ABCD पैरामीटर अगर बात करें तो VS इक्वल टू कितना होता है, AVR प्लस में BIR, है ना, और IS कितना होता है, CVR प्लस में DIR। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मैट्रिक्स से इसको कंपेयर कर लो, तो VS को अगर कंपेयर करोगे ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो IR के साथ क्या है, Z है, यानी कि B की वैल्यू यहाँ लिखता जा रहा हूँ, B की वैल्यू कितनी हो गई, Z हो गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ मैं। A की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस YZ, A की वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस YZ। ठीक है, और अब ये वाली इक्वेशन कंपेयर कर लो इससे। ठीक है, तो IR यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और VR यानी कि C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई Y। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये निकल के आ गए हमारे पास, है ना। अब इन्हें याद भी रख सकते हो, रट भी सकते हो और इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे पूरा दोनों तरीके से करके दिखा दिया। तो अब यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पे A और D पूछा गया, तो A की वैल्यू 1 प्लस YZ और D की वैल्यू 1। A की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस YZ और D की वैल्यू 1, तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब अच्छे पेपरों में भी आ सकता है और आने के चांसेस इसके बहुत हैं। अभी JEE 2024 में आया है, ठीक है, तो यानी कि आने का ट्रेंड इसका है, तो इसको आप हल्के में ना लें। इसको चाहो तो रट सकते हो, जैसा भी आपके ऊपर सही लगे, और नहीं रट सकते तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगेन एंड कंडेंसर का मेथड के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंदर जो लाइन कैपेसिटेंस होता है वो लम्प्ड होता है सेंडिंग एंड पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लम्प्ड होता है, या फिर लम्प्ड होता है एट दी रिसीविंग एंड पे। ठीक है, अब देखो इसका मैंने सर्किट आपको बना के दिखाया था। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप पूरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो पूरी लाइन के अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होते हैं एक्चुअल में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे ही इंडक्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स, पावर सिस्टम के लेक्चर्स फ्री में पढ़े हुए हैं, जाके देखना, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ऐसे ही रेजिस्टेंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो है इनके अगर एनालिसिस करने चलोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनती है। तो इन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं लम्प्ड पैरामीटर्स। लम्प्ड मतलब हम ये मान के चलते हैं कि पूरी लाइन का कैपेसिटेंस एक जगह कंसनट्रेटेड है, तो वो हम कंसनट्रेट, एक लाइन का रेजिस्टेंस एक जगह कंसनट्रेटेड है, इंडक्टेंस एक जगह कंसनट्रेटेड है, और कैपेसिटेंस भी एक जगह पर कंसनट्रेटेड है। समझ में आ रही बात है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? एक्स ही लिख लो, इसको ज़्यादा सही से रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको बना लेते हैं। सो दिस इज द एंड कंडेंसर मेथड मॉडल। इसके अंदर एंड के अंदर कंडेंसर मतलब कैपेसिटेंस, एंड मतलब लास्ट में, यानी कि रिसीविंग एंड पे हम ये मान के चलते हैं कि पूरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो भी कैपेसिटेंस है वो रिसीविंग एंड पे एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। सो दिस मेथड इज नोन एज एंड कंडेंसर मेथड। तो इसके अंदर एंड कंडेंसर के अंदर हमने पूरी लाइन का कैपेसिटेंस लम्प्ड मान लिया है। ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट हमने क्या करा, लम्प्ड माना है। और कहाँ पर? रिसीविंग एंड पे। तो देखो लाइन का कैपेसिटेंस लम्प्ड होता है और कहाँ पे? रिसीविंग एंड ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, क्लियर हो रहा है? लेकिन एक बात याद रखना, आंसर ये कैलकुलेशन इससे बड़ी आसानी से हो गई, हमने ABCD भी निकाल ली है। लेकिन अब देखो एक बात समझो, जो चीज़ पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो तुमने एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान ली, बहुत बढ़िया करा। लेकिन ऐसा करने से तुमने मॉडल को सिंप्लीफाई तो कर लिया, कैलकुलेशन जो थी उन्हें सिंप्लीफाई तो कर लिया आपने, लेकिन इससे क्या होता है, काफ़ी एरर आ जाता है, 10% तक का एरर आ जाता है जब हम कैलकुलेशन करने चलते हैं लाइन से रिलेटेड। समझ में आ रही? इसीलिए बहुत अच्छा मेथड नहीं, 10% तक का एरर मायने रखता है। सही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को तुमने लम्प्ड ले लिया है, कंसंट्रेटेड ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन टिपिकली डिटरमाइन, कि मतलब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले वोल्टेज रेगुलेशन समझ लो कि जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन पे मान के चलते हैं ये हमने सप्लाई वोल्टेज दिया, ये हो गया रिसीविंग एंड। अब क्या होता है, जनरली जब भी हम वोल्टेज को सप्लाई करते हैं तो सप्लाई से रिसीविंग एंड पहुंचते पहुंचते वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप होता चला जाता है ड्यू टू लाइन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजिस्टेंस, इन सब की वजह से। तो ये जो लाइन के पैरामीटर्स होते हैं इनकी वजह से ऐसा असर देखने को मिलता है। तो वोल्टेज में चेंज कितना हुआ, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है कि सप्लाई वोल्टेज जो हमने दिया और जो हमें रिसीविंग एंड पे मिला इनके बीच में कितना डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ VR, मतलब एक हमने रेफरेंस ले लिया। समझ में आ रही बात है? तो सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या बता रहा है कि वोल्टेज में कितना चेंज आया। ठीक है, जो हमने सप्लाई किया था वो रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते कितना डिप हो गया या कितना उसके अंदर चेंज आया, डेट शुड बी नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विद लैगिंग लोड, जनरली लैगिंग ही लोड होता है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लैगिंग लोड की बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू IR cos फाई आर प्लस में मान लेते हैं आई करंट हमने सेंड करी, I इंटू XL साइन फाई आर। ठीक है, I जो हमने करंट सेंड करी है डिवाइड बाई VR। समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। और ये प्लस साइन होता है लैगिंग में, अगर लैगिंग लोड है। लीडिंग लोड होगा तो यही साइन माइनस हो जाता है यहाँ पर। सही है, और अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, ये तो हो गया लैगिंग और लीडिंग का लोड हो गया, लैगिंग लीडिंग, ये लीडिंग लिखा हुआ है, थोड़ी सी राइटिंग के लिए माफ़ करना, ये लैगिंग है, प्लस वाला लैगिंग, प्लस साइन लैगिंग के लिए, माइनस साइन जो है ये हमारा है लीडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मान के चलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू XL डिवाइड बाई R, दैट इज योर आंसर। सही है, तो ये हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही केवल ये वैलिड है। सही, तो यानी अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमें सर्किट के पैरामीटर पता चल जाए लाइन का इंपेडेंस की, उसका R कितना है, L कितना है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय सिंपली कंसीडरिंग लाइन इंपेडेंस। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइन के इंपेडेंस अगर पता चल गए तो हम लोग बहुत ईजिली निकाल लेंगे उसको, वोल्टेज रेगुलेशन को। समझ में आ गया? XL पता चल गया, R पता चल गया, बस और क्या चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फेरांटी इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन डाला था मैंने और काफ़ी हद तक लोगों ने सही करा होगा। मैंने इसको जो मैंने देखा है लोगों के पॉइंट सही हैं ज़्यादातर है। तो फेरांटी इफेक्ट जो होता है, अगर हम बात करते हैं कि फेरांटी इफेक्ट पहले तो समझ लो होता क्या है। तो मान के चलते हैं ये सप्लाई एंड है, यहाँ पे VS भेज रहे हो वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड है और यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है VR। तो जनरली अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सिनारियो की, तो हमेशा सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होता है रिसीविंग एंड से। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा रिसीविंग एंड पे मिलने लगता है। मतलब भेजा 200 वोल्ट गया है और तुम्हारे रिसीविंग एंड पे मिल रहा है तुम्हें 250 वोल्ट। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। कंडीशंस क्या होती हैं उसको जरा समझ लेते हैं। समझ में आ गया? शॉर्ट में बताया मैंने, इसको मैंने डिटेल में लेक्चर में कवर करा है। तो कंडीशन समझ लो पहले, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो भैया एक कंडीशन तो ये होती है कि लाइट लोडिंग होनी चाहिए, लोडिंग जो है लाइट होनी चाहिए, लाइट लोडिंग होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं नो लोड भी चलेगा, नो लोड भी चलेगा, ये बात हो रही है। तो ये कब मिलता है? ये हमें मिलता है नाइट के टाइम पे, क्योंकि रात में ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं और कम इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, तो लाइट लोडिंग ये हमें मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ फेरांटी इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके अंदर ही
कैपेसिटिव इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है। तो फेरांटी इफेक्ट के पीछे जो का जो मेन कारण है ना, जो मेन बच्चा है, वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वजह से ही हमें फेरांटी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लाइन का कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगा तो भैया फेरांटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि भैया अगर लाइन का कैपेसिटेंस बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए हमें शंट इंडक्टेंस कंपनसेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी, यानी कि शंट में इंडक्टर लगाना पड़ेगा। ये इंडक्टर क्या करेगा? ये जो रिएक्टिव पावर है, वो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है और इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर लाइन के अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा हो गया, मतलब जितने सिस्टम को रिएक्टिव पावर चाहिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम के अंदर अगर है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो कि एब्जॉर्ब कर सके उस रिएक्टिव पावर को। इंडक्टर बहुत ही अच्छा उस कैटेगरी में आता है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? शंट इंडक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन थे, तो एक बात समझ लो, सीरीज कंपनसेशन, चाहे वो शंट की हो, सीरीज कंपनसेशन होती है और एक होती है शंट कंपनसेशन। बहुत ध्यान से समझना। सीरीज कंपनसेशन जो होती है, मतलब चाहे हम सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दें सर्किट सिस्टम में या एक इंडक्टेंस जोड़ दें, ये इसका मेन काम होता है, ये डील करती है एक्टिव पावर ट्रांसफर के साथ, यानी कि पी के साथ डील करती है। ठीक है, कि एक्टिव पावर जो हम ट्रांसफर कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डील करती है। कैसे? तो पी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वी सप्लाई वी रिसीविंग डिवाइड बाई एक्स साइन डेल्टा। याद आया? यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है 1/x के, बस यहीं पर काम करती है। तो ये जो x होता है ना, ये सीरीज में जो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस लगे होते हैं उससे अफेक्ट होता है डायरेक्टली। शंट कंपनसेशन की बात करते हैं तो ये डील करती है रिएक्टिव पावर से सिस्टम के। समझ में आ रही बात है? तो जब भी हमें रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर करनी होगी, देन वी यूज शंट रिएक्टर या शंट कंडेंसर। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पर? जो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जब पूरी बुक पढ़ लोगे ना, तब जाके ये सारी बारीकियां तुम्हें समझ में आएंगी, जो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया शंट कैपेसिटेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन का, अगर हमने उसे निगलेक्ट कर दिया है, केवल हमारे लाइन के अंदर रेजिस्टेंस बचा हुआ है और इंडक्टेंस बचा रह गया है। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो 0 हो गया, तो पावर फैक्टर लोड का कितना होना चाहिए रिसीविंग एंड पे जो हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा इंडक्टिव लोड है, बहुत ध्यान समझना, अगर इंडक्टिव लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मान के चलते हैं हमारा रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड अगर हमने लगा रखा है तो भी वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपने कैपेसिटिव लोड लगाया हुआ है, कैपेसिटिव, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जीरो का जो ऑप्शन है ये केवल और केवल कैपेसिटिव लोड के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि पावर फैक्टर आपका बिटवीन 0 एंड 1 लीडिंग। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 0 से 1 के बीच में लीडिंग जब होगा, केवल तभी तुम्हें न्यूट्रल यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल। सर्ज इंपेडेंस दे रखा है 3 फेज का, कितना हुआ ये पूछा गया है। तो सर्ज इंपेडेंस की अगर हम बात करते हैं, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की, ठीक है, सर्ज इंपेडेंस तो दे ही रखा है तुम्हें, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पूछी गई, तो ये कितनी होती है? ये होती है आपकी सर्ज इंपेडेंस लोडिंग अगर बात करें तो VS VR डिवाइड बाई सर्ज इंपेडेंस। ठीक है, अब VS और VR एक ही मान लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई दूसरी फिगर तो दे नहीं रखी, केवल 400 किलो वोल्ट दे रखा है। इसका मतलब अगर कभी भी एक वोल्टेज दे रखा हो तो इसका सिंपल सा मतलब मान लेना कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उतना ही रिसीविंग एंड वोल्टेज हमने लगा रखा है। सही है, तो VS इक्वल टू VR हो गया, यानी कि 400 इंटू 400 और किलो का स्क्वायर कर लो, यानी कि 10⁶ डिवाइड बाई करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना दे रखा है? 400। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया तुम्हारा 400 मेगावाट। सही है, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसको सही करा होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने यूथ पब्लिकेशन में बहुत ढूंढ ढूंढ के करवाए थे, हर तरीके के जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड ऑफ क्रिएटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, यानी कि अगर आप किसी भी केबल के अंदर जो उसकी डायलेक्ट्रिक हम यूज़ करते हैं, जैसे ये कोर होती है और ये सब होता है डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक जो होता है उसमें हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस है उसको यूनिफॉर्म करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाई साहब कहते हैं ग्रेडिंग। याद आ गया होगा, मैंने केबल वाली सीरीज में करवाया हुआ, जाके देखना, फ्री में अवेलेबल है। तो ग्रेडिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है वो बराबर हो। मतलब इंसुलेटर का हर जो डाइलेक्ट्रिक का हर लेयर है वो इक्वल
स्ट्रेस बियर करे ताकि पंचर ना हो जाए हमारी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड और समझ लो, ज्वाइंटिंग। जैसे ये दिया हुआ था ज्वाइंटिंग दिया हुआ है, ज्वाइंटिंग का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटिंग का मतलब होता है ज्वाइंट करना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक केबल को दूसरे केबल से ज्वाइन करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि भाई केबल एक लिमिट की तो लेंथ हो सकती है। तो मान लेते हैं कभी हमें दो केबलें जोड़नी है, तो उस प्रोसेस को ज्वाइंटिंग कहते हैं, ताकि वो एक कंटिन्यूस और एक रिलायबल इलेक्ट्रिक पाथ, एक कंटिन्यूस कंटिन्यूस और प्लस रिलायबल इलेक्ट्रिक पाथ हमें मिल सके, तो इसको ज्वाइंटिंग कहते हैं। लेइंग क्या होता है? बिछाना। केबल को जो हम बिछाते हैं उसको लेइंग कह देते हैं। एंड देन आर्मरिंग। आर्मरिंग के अंदर क्या होता है? आर्मरिंग के अंदर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे अगर केबल है, ये कोर हो गई केबल की, तो कोर उसके ऊपर हमने चलो ठीक है डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। अभी डाइलेक्ट्रिक जो है ये बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रहे, इसके ऊपर हम लोग एक शीथेड केबल, जो शीथेड हम डालते हैं ना, मैकेनिकल शीथेड करते हैं उसको, तो क्यों करते हैं? ताकि हम लोग प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ केबल की कोर को प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग मेटल की लेयर डालते हैं, मेटल शीट की, और वही जो है उसको ही हम लोग यहाँ पे आर्मरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि भैया बैकअप प्रोटेक्शन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देनी है तो कैसे देंगे? तो याद रखना, बैकअप प्रोटेक्शन HRC फ्यूज के थ्रू दी जाती है, HRC फ्यूज। ठीक है, इसको सब स्टेशन सीरीज के अंदर मैंने करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो SGP की यूथ पब्लिकेशन सीरीज है, वहां पर मैंने इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब के सब मैंने सॉल्व करवाए HRC फ्यूज के ऊपर लेके। ठीक है, ध्यान रखना, जाके चेक कर लेना सुपर प्राइम ग्रुप पे। तो HRC फ्यूज, HRC मतलब यहाँ पे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। जितने भी SGP के अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ, उन सबको मैंने 30 लेक्चर्स, ठीक है, SGP के 30 यूथ पब्लिकेशन के लेक्चर्स कवर कराए हैं। उसके अंदर जितने भी MCQ थे, जितनी भी वैरायटी आ सकती थी, बन सकती थी, सबको कवर कराया मैंने। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो HRC मतलब हो गया हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज हो गया, है ना। इसका काम क्या होता है? ये अगेन ओवर करंट प्रोटेक्शन में काम आता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन में देखा होगा तुमने घरों में, ओवर करंट प्रोटेक्शंस में इसका बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इसका इस्तेमाल हो गया। मेजर डिसएडवांटेज भी है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? एक मेजर डिसएडवांटेज है, हर ऑपरेशन के बाद इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन, आफ्टर ईच ऑपरेशन। लिख दे रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि जिन लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना लेंगे। तो हर ऑपरेशन के बाद हमें HRC फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन किसको रिकमेंड की जाती है ना। तो ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन की स्कीम जो होती है, एक्चुअली ये हम लोग जनरेटर ट्रांसफार्मर पावर प्लांट में रिफर करते हैं। एक्चुअली देखो, ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन की यूज करा जाता है ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में। अब बात ये होती है कि कौन से ट्रांसफार्मर में ओवरफ्लक्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर जो जनरेटर के साथ लगा होता है, जो जनरेटर पावर प्लांट में, जनरेटिंग स्टेशंस में लगे होते हैं, वहां पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन जो होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग पेपरों में आया हुआ है, तो हम लोग वहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो होता है क्या, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डेंसिटी पीक डेंसिटी जो इसके अंदर रेटेड होती है, कि इतनी रेटेड मैक्सिमम पीक डेंसिटी रख सकते हो, वो होती है 1.7 टू 1.8 टेस्ला। ध्यान रखना, ठीक है। और कितने पे सैचुरेट हो जाएगा? ये तो हो गई पीक जो हम मैक्सिमम रख सकते हैं। और सैचुरेट कितने पे हो जाएगा भैया? तो ये आपका सैचुरेट हो जाएगा 1.9 टू 2 टेस्ला पे सैचुरेट हो जाता है। तो समझ रहे हो, यानी कि क्या हुआ, अगर रेटिंग से, अगर तुम रेटेड, जो भी रेटेड पीक वैल्यू है, रेटेड पीक वैल्यू से अगर हम 10% भी ज़्यादा बढ़े, यानी कि 1.1 टाइम्स भी अगर तुमने फ्लक्स डेंसिटी रखी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो कोर है वो क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। और कोर सैचुरेट हुई नहीं कि ट्रांसफार्मर की कोर डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे, वाइंडिंग जलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रेटेड फ्लक्स, रेटेड पीक डेंसिटी होती है वो 1.7 से 1.8 होती है। कई बार पूछ लिया गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और सैचुरेट होगी 1.9 से 2 के बीच में। तो 1.1 टाइम भी अगर तुमने पीक से ज़्यादा बढ़ाया रेटेड से, तो कोर सैचुरेट चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। V/F कंट्रोल्ड रिले का इस्तेमाल करा जाता है फ्लक्स डेंसिटी के लिए। V/F मैंने इसको पढ़ाया है अभी SGP लेक्चर में, सीरीज में, बहुत डिटेल में, तो वहाँ पर जाके चेक कर लेना। तो V/F रेशियो के ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्योंकि यही रेशियो जो होता है ये बताता है मैग्नेटिक डेंसिटी कितनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट तक में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि वोल्टेज जनरेशन दे रखा है इनफाइनाइट बस का। तो भैया देखो, जनरेटर है और वो कनेक्टेड है तुम्हारी इनफाइनाइट बस से। इसका 1 एट द एंगल 0 ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और ये है लोड एंगल।
ये है तुम्हारे 0.92 एट द एंगल 10 डिग्री। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, कई बार मैंने पावर सिस्टम सीरीज़ में आपको ये चीज़ बताई होगी और सिंक्रोनस मशीन सीरीज़ में भी मैंने ये चीज़ बताई है, जाके देखना, प्राइम ग्रुप पे अवेलेबल है, कि कभी भी अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है तो इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ और एक्सचेंज ऑफ रिएक्टिव पावर, और लोड एंगल का जो डिस्टर्बेंस होता है, वेरिएशन होता है, ये एक्टिव पावर के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल सी, तो यानी कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वोल्टेज जिसका ज़्यादा होगा जिस एंड पे कम होगा वहाँ से वहाँ रिएक्टिव पावर फ्लो होगी, और जिस एंड का लोड एंगल ज़्यादा लोड एंगल कम वहाँ से एक्टिव पावर फ्लो होगी। सही है। तो अब सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसको बना दें तो लोड एंगल के टर्म में देखोगे तो जनरेटर है, ये इन्फाइनाइट बस है, ये 0 डिग्री पर है, ये 10 डिग्री पर है, तो एक्टिव पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होगी भैया, जनरेटर से निकल के इन्फाइनाइट बस में जाएगी एक्टिव पावर P, है ना। और वहीं पर रिएक्टिव पावर की बात कर लेते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, रिएक्टिव पावर का फ्लो डिसाइड करेगा वोल्टेज। तो 0.92 और 1 ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टिव पावर जो होगी वो फ्लो होगी फ्रॉम इन्फाइनाइट बस टू दी जनरेटर। ठीक है, सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्टिव पावर जो कि फ्लो होगी जनरेटर से इन्फाइनाइट बस की तरफ, ठीक। रिएक्टिव पावर फ्लो होगी इन्फिनिटी बस से जनरेटर की तरफ, ठीक। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है, A1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखा बहुत आए हुए हैं पेपरों में, ध्यान रखना, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक, इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन स्टेटर फॉल्ट है जनरेटर। मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि जब भी हम बात करते हैं जनरेटर की, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट कॉमन होता है वो होता है स्टेटर टू अर्थ फॉल्ट, मतलब फेस टू अर्थ फॉल्ट, यानी कि फेस मेटल केस से टच हो गया या अर्थ से, तो फेस टू अर्थ फॉल्ट, B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, यही सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, हमें बेस इंपिडेंस निकालना था। ठीक है, हमें वोल्टेज दे रखा है, एस दे रखा है, एक्स नॉट, ये सब की जरूरत ही नहीं है, सिंपली देख लो जेड बेस की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, जेड बेट इक्वल टू वी बेस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस बेस। अब वी बेस हम इसे ले लेंगे, तो 6.9 इंटू 6.9 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10, एस बेस 10 ले लो, 10 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो ये गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे भाई, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.761 ओम। ठीक है, डेट शुड बी योर बेस इंपिडेंस, तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ न्यूमेरिकल जब भी आए, एक बार याद रखना, अगर आप JEE लेवल का पेपर दे रहे हो, अगर आप AE लेवल का पेपर दे रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ जाए, 2-3 लाइन से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं होता है, तो उसमें देख के डर मत जाना, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक बार उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना। बहुत लोग मैंने देखा जो है वो उतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते, वो देखते न्यूमेरिकल और आगे बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके की गलती मत करना। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे रह गए हैं बस। हाँ बहुत बढ़िया, ये PSM के ऊपर क्वेश्चन डाला था मैंने, आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो PSM की वैल्यू क्या होती है, तो जैसे मान के चलते हैं हमारी कोई रिले है, ठीक है, अब रिले के अंदर जैसे मान लेते हैं लाइन जा रही है, तो लाइन पे हमने लगा रखा होता है CT। CT का काम क्या होता है कि जो भी करंट जा रही होगी उसे वो CT की सेकेंडरी में लो करके स्टेप डाउन करके देता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर फॉल्ट करंट फ्लो कर रही IF, तो IF CT की सेकेंडरी में कितनी जाएगी, IF डैश मान लेते हैं। सही है, अब ये जो IF डैश होगी ये स्टेप डाउन होके आई है। अब ये जो फॉल्ट करंट है, अब CT जो हमारी ये रिले है, इसके अंदर एक हमने प्रीसेट वैल्यू डाल रखी होगी जिसे हम कहते हैं पिकअप वैल्यू, इसको हम कह देते हैं IP। अब जब भी ये फॉल्ट करंट जो इसमें आ रही है रिले में IF डैश, अगर ये I पिकअप से ज़्यादा होगी तो रिले ऑपरेट करेगी, अगर ये IF डैश कम होगी IP से, पिकअप वैल्यू से, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सही है, अब ये वाला केस ले लेते हैं, इस केस में 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। अगर IF की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी I पिकअप से, तो रिले बड़ी तेज़ से ऑपरेट करेगी, अगर IF डैश की वैल्यू थोड़ी ही ज़्यादा होगी तो रिले हल्के ऑपरेट करेगी। ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे पिक्चर अंदर एंट्री होती PSM की, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये बताता है कि कितना तगड़ा फॉल्ट करंट आया है, कितने गुना फॉल्ट करंट आया है कंपेयर टू दी पिकअप वैल्यू। सही है, तो अगर PSM की जो वैल्यू हो कितनी होती, फॉर्मूले से आपको समझ गया होगा, तो IF डैश यानी कि फॉल्ट करंट ऑन द सेकेंडरी साइड डिवाइड बाई पिकअप वैल्यू तुमने कितनी डाल रखी है। सही है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, आई आपको समझ में आ गई होगी। पिकअप वैल्यू कितनी होती है, तो पिकअप वैल्यू अगर हम जनरली देखें तो जो CT की सेकेंडरी करंट होती है, CT की सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग, जो भी हमने सेटिंग उसमें कर रखी करंट सेटिंग। सही है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे CT की सेकेंडरी कितनी 5 एम्पियर और करंट सेटिंग कितनी 150%, यानी कि 5 इंटू 150% डिवाइड बाई 100, यानी कितना हो गया 7.5 एम्पियर। डेट शुड बी द पिकअप वैल्यू, ये तो हो गई पिकअप वैल्यू। IF डैश कर लो,
तो फॉल्ट करंट सेकेंडरी साइड पे कितनी फ्लो करेगी वो भी निकाल लेते हैं। फॉल्ट करंट कितना है 6000 एम्पेयर, तो 6000 एम्पेयर तो तार के अंदर फ्लो कर रहा है, ये सी टी है 400:5 की। तो यहाँ पे कितना आई एफ डैश कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6000 × 5/400। कुछ रटना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा याद करके नहीं चलना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0 15, 15 5 जा 75, सही है। तो आई एफ डैश कितना आ गया 75 एम्पेयर, और आई पिक कितना था 7.5 एम्पेयर। तो पीएसएम बताता है कि कितना सीवियर फॉल्ट करंट है, तो 75/7.5 यानी कि 10 आंसर आ गया, जस्ट 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉल्ट करंट आ रहा है वो कितना है, वो 10 टाइम्स है पिकअप वैल्यू के, 10 टाइम्स है पिकअप की जो भी हमने वैल्यू सेट करी है उसके, सही है। देखो इसमें मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ नहीं करा, जैसे आपने देखा होगा बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दे रखा है इसका, मैंने बहुत सिंपल से आपको बता दिया। बस आपको याद रखना है कि आईपी ये जो है पिकअप ये कितना होता है, सीटी की सेकेंडरी साइड जो भी दे रखी है, जैसे 400:5 दे रखी तो 5 हो गई इंटू करंट सेटिंग। करंट सेटिंग तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो पीएसएम की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो 10 इज द करेक्ट ऑप्शन B1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएसएम के जितने भी क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको करने का तरीका बताया है, डिफरेंट अप्रोच बताई है, इससे वो सॉल्व हो जाएगा। और डिटेल में चाहते हो तो मैंने और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएसएम के क्वेश्चन है ये मैंने सब यूथ पब्लिकेशन में कराए, एक बार जाके जरूर देखना, एसजीपी सीरीज। ओके नेक्स्ट यहाँ पर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, एक और अभी है, एक दो क्वेश्चन और है। बाउंड्री ऑफ द प्रोटेक्टिव जोन इज डिटरमाइंड बाई, किसी भी प्रोटेक्शन जोन की जो बाउंड्री होती है, तो मैंने बताया था जैसे डिफरेंशियल रिले जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने बताया था कि जैसे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट करना है तो ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले से प्रोटेक्ट करोगे, एक CT1 यहाँ लगाओगे, CT2 यहाँ लगा रहे थे, है ना, याद आ गया। और ये हमने लगा दी थी रिले अपनी डिफरेंशियल रिले। तो ये जो CT की जो पोजीशन होती है इससे पता चलता है बाउंड्री प्रोटेक्शन जोन कितना है। तो बाउंड्री ऑफ द प्रोटेक्टेड जोन ये कौन पता चलता है, लोकेशन ऑफ द सिटी से पता चलता है। A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, लोकेशन जो होगी सिटी की वहां से ये चीज पता चलेगी, सही है। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो इनवर्स IDMT रिलेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप्स, इनके अंदर ये जो मिनिमम टाइम का जो फीचर है ये कैसे आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें याद रखनी, इसके इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। IDMT रिलेज क्या होती है, लेक्चर में पढ़ा रखा है मैंने। एक तो होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा फीचर हम यूज़ करते हैं, तो IDMT इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले में स्पीड कंट्रोल के लिए भी यूज़ परमानेंट मैग्नेट, हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और इनवर्स टाइम का जो फीचर है, इनवर्स टाइम, इसके फीचर को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सैचुरेटेड कोर। सैचुरेटेड कोर यानी कि जो वही मैग्नेटिक सर्किट है उसके कोर को सैचुरेट जब कर देते हैं तब वहां पर हमें इनवर्स टाइम का फीचर मिलता है। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि जो इनवर्स फीचर है कैसे आ पाता है, तो कोर को सैचुरेट करके हम लोग ये बना पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ये होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए रहा, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी स्पीड को कम करा जा सके। यार इसका ना परमानेंट मैग्नेट ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई थिंक नहीं, मुझे जितना याद आ रहा है परमानेंट मैग्नेट ही हम लोग शिफ्ट करते हैं आगे पीछे। तो परमानेंट मैग्नेट इस तरीके याद होगा, डिस्क का रोटेशन था तो मैंने बताया था ये हम लोगों ने लगा रखा था, है ना। इसको आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेट की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ओके नाउ यहाँ पे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक रिले के अंदर जो है ओवर करंट कैरेक्टरिस्टिक वो हम कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक रिलेज में, तो वहाँ पे जो ओवर करंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, आई आपको समझ में आ गई। तो ओवर कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिल पाई हमें, इंटीग्रेटर का इस्तेमाल करके। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लास्ट में फैक्ट बेस्ड डाल दिए थे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना। बाकी इसकी PDF जो है मॉक टेस्ट की, इसको मैं सुपर प्राइम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा थोड़े दिनों में, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, और आपको ये जो पेपर था ये कैसा लगा, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कितने मार्क्स आए आपके वो तो मैं नहीं जानता, वो तो आपके पास होगा आपका रिजल्ट, बट आपको जो पेपर आपने दिया उससे आपका रिवीजन होने में हेल्प हो रही है। क्या ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ ये जो सॉल्यूशंस मैंने डिटेल में करवाए हैं प्लस जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके दिए हैं क्या आपके लिए हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन बताना। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।